जेडीयू पार्टी की तरफ से मजबूत प्रत्याशी वहां पर नहीं दिया गया, नहीं चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से मजबूत प्रत्याशी वहां पर दिया गया। दोनों ही प्रत्याशी काफी कमजोर थे। पहले से उन दोनों प्रत्याशियों की जो तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं थी। 36,680 वोटों से चिराग पासवान के पार्टी के प्रत्याशी की हार यह साफ तौर पर दिखा रही है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता वहां के पूर्वांचलियों के बीच में नहीं थी। जीतन राम को बीजेपी ने सीट न देकर के कोई गलत कर दिया, बिल्कुल सही करने का काम किया। क्योंकि अब देखिए ना, चुनाव परिणाम आप देख लीजिए, दो सहयोगी दल को खुश करने के चक्कर में 2 सीट तो बीजेपी ने गंवा बैठा ना। चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते रहते हैं, है ना। उस खुद को ये बताते हुए नहीं थकते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय होगा वो मेरे लिए स्वीकार होगा, और जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे वैसा हम करने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ही नहीं, बिहार में जितने भी विपक्षी दल हैं उन तमाम नेताओं के लिए यह एक झटका जरूर है कि जो लहर है वो मोदी लहर जारी है, और बिहार में भी बीजेपी का जलवा दिखेगा, एनडीए गठबंधन का जलवा दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। दिल्ली में भाजपा की सरकार तो बन गई, लेकिन अगर हम बात करें विस्तार से तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में पीछे रह गई और 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनने में बीजेपी कामयाब रही है। ऐसे में इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही जानेंगे कि आखिर कांग्रेस कहां पीछे रह गई, और एनडीए की अगर हम बात करें गठबंधन की, तो जेडीयू और एलजेपीआर का परफॉर्मेंस कैसा रहा दिल्ली में। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव जी। संजीव जी, भाजपा तो विनिंग टीम हो गई दिल्ली में मेजॉरिटी के साथ, लेकिन अगर हम बात करें एनडीए की तो जेडीयू और एलजेपीआर कहां रह गए? किस वजह से, क्या लगता है कि जेडीयू और एलजेपीआर को जो मिला था एक सीट, वहां पर हार की वजह जो बनी है, क्या लगता है कि बीजेपी ने गलती कर दी थी उन्हें सीट दे करके? देखिए, साफ तौर पर बीजेपी की गलती ये मानी जाएगी, क्योंकि पिछले बार भी 2020 के चुनाव में जेडीयू पार्टी के साथ बीजेपी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, और उस समय भी नीतीश कुमार के पार्टी के प्रत्याशियों की सीधे तौर पर हार हुई थी। इस बार भी नीतीश कुमार को साथ में लेकर के बीजेपी ने, कहा जाए चिराग पासवान को भी साथ में लेकर के बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती तो नहीं की है, लेकिन हाँ जरूर ये कहा जा सकता है कि दोनों सीट से हाथ मतलब कि धो बैठा है बीजेपी ने। अगर सीधे तौर पर देखा जाए नीतीश कुमार और चिराग पासवान को सीट देने के पीछे का कारण कि बीजेपी ने आखिरकार सहयोगी दल को सीट वहां पर क्यों दी, उन्हें पता था, बीजेपी के तमाम नेताओं को पता था कि हाँ इस दोनों सीट पर, देवली और बुराड़ी सीट पर दोनों प्रत्याशियों की हार होने वाली है। ये पहले से बीजेपी के नेताओं को पता था, लेकिन फिर भी इन दोनों नेताओं को दिल्ली के तमाम बड़े नेताओं, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से हामी भरी गई और सीट अलॉट भी किया गया। हालांकि देखा जाए कि हार क्यों हुई, आपका सवाल रहा, तो देखिए सीधे तौर पर मजबूत प्रत्याशी का न होना। जेडीयू पार्टी की तरफ से मजबूत प्रत्याशी वहां पर नहीं दिया गया, नहीं चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से मजबूत प्रत्याशी वहां पर दिया गया। दोनों ही प्रत्याशी काफी कमजोर थे। पहले से उन दोनों प्रत्याशियों की जो तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं थी। जिस प्रकार से नीतीश कुमार को अपने प्रत्याशी के लिए दिल्ली में जाकर के अपने प्रत्याशी के लिए बुराड़ी सीट पर मतलब कि प्रचार प्रसार करना चाहिए, रोड शो करना चाहिए, वो नीतीश कुमार नहीं कर पाए। यहां तक कि चिराग पासवान भी अपने देवली सीट पर जो प्रत्याशी उन्होंने दे रखा था, उनके प्रचार के लिए चिराग पासवान ने भी काफी सक्रियता नहीं दिखाई। उन्हें लगा कि बीजेपी की आंधी है, बीजेपी की आंधी में हमारे भी प्रत्याशी जीत जाएंगे, लेकिन ठीक इसके उलट हुआ। अगर बात किया जाए वहां पर पहले से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे तो काफी मजबूत स्थिति में थे दोनों सीटों पर, है ना। और जीत का अगर आप मतलब कि मार्जिन देखिएगा दोनों पार्टियों के बीच में, अगर आम आदमी पार्टी के बीच में और देवली सीट से जो चिराग पासवान के प्रत्याशी थे उनके जीत और हार की मार्जिन 36,680 वोटों का है, जो कि सबसे अधिक है। यानी कि 36,680 वोटों से चिराग पासवान के पार्टी के प्रत्याशी की हार यह साफ तौर पर दिखा रही है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता वहां के पूर्वांचलियों के बीच में नहीं थी, है ना। साथ ही साथ जिस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए थी चिराग पासवान ने नहीं किया, क्योंकि दिल्ली ऐसा छोटा राज्य में 36,000 वोटों से हार और जीत का सामना करना यह सीधे तौर पर दिखा रही है कि उनके प्रत्याशी वहां पर मजबूत नहीं थे। जिस प्रकार से प्रचार प्रसार तमाम पार्टी के नेताओं को करना चाहिए उस प्रकार से वहां पर प्रचार प्रसार नहीं किया गया। वहीं हाल बुराड़ी सीट पर भी रहा। नीतीश कुमार के प्रत्याशी जो थे उनके भी मतलब उनकी जो हार हुई है वो 20,601 वोटों से हार हुई है, यानी कि सीधे तौर पर मार्जिन काफी ज्यादा है। चिराग पासवान के पार्टी के प्रत्याशी के बाद नीतीश कुमार की पार्टी के प्रत्याशी की जो मार्जिन है वो 20,601 का है। यह भी दिखा रहा है कि मजबूत प्रत्याशी का न होना, साथ ही साथ नीतीश कुमार की जिस प्रकार से पूर्वांचलियों में लोकप्रियता है वो लोकप्रियता कायम नहीं रह पाया। और नीतीश कुमार को जो कोशिश करना चाहिए, जो जाकर के अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करना चाहिए, वहां के उस क्षेत्र के लोगों से मिलना चाहिए, वह काम नीतीश कुमार ने नहीं किया। अपने तमाम नेताओं को, संजय झा हो, उमेश सिंह कुशवाहा हो, या तमाम जो बड़े नेता हैं उनके पार्टी के ललन सिंह हो, उनको उन्होंने दिल्ली भेजने का काम किया, लेकिन उनकी लोकप्रियता काफी कम है। जहां नीतीश कुमार जाते
तो वोट बैंक में कहीं ना कहीं बदलाव आता और वोट प्रतिशत जो था शायद वो आज नहीं होता, लेकिन नीतीश कुमार ने सक्रियता नहीं दिखाई। यही सब मुख्य रूप से कारण रहा कि वहां पर इन दोनों पार्टी के नेताओं की हार हुई है। साथ ही साथ बीजेपी पार्टी की तरफ से जो कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए था दोनों सीटों पर, जो उनके बीजेपी के जो वहां के लोकल नेता हैं या जो बड़े नेता हैं उनके तरफ से और नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं की तरफ से या फिर चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं की तरफ से जो कोऑर्डिनेशन बना करके उससे दोनों क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करना चाहिए था, वो कहीं भी एकजुटता नहीं दिखी, जिसका सीधे तौर पर कारण रहा कि वहां के लोगों को लगा कि बीजेपी इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रही है ना। तो बीजेपी की तरफ से नहीं कोई बड़ी जनसभा की गई इन दोनों नेताओं की तरफ से मिलकर के, नहीं किसी प्रकार का उतनी बड़ी रोड शो की गई जिससे लोग प्रभावित हो और जो वोट बैंक केजरीवाल का था उसमें बिखराव हो और इन दोनों पार्टी के नेताओं के प्रत्याशी को मिले। यही मुख्य रूप से कारण रहा है। यति संजीव जी देखिए, समझते हैं कि जेडीयू का जो है वो दबदबा बीजेपी पर रहा होगा क्योंकि बिहार का चुनाव था, बिल्कुल। लेकिन चिराग पासवान को हमेशा रखा जाता है एक्सपेरिमेंट करने के तौर पर। फिर चाहे अगर हम झारखंड में देख ले तो भले ही झारखंड में जेडीयू ने अपनी सीट्स जीत करके दे दी और बीजेपी का परफॉर्मेंस उतना नहीं रहा, तो दिल्ली में समझ आता है कि 2 सीट 2020 में जब मिली और अब जाकर के 1 सीट मिली थी। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान जब खुद भी बिहार में उतरे थे विधानसभा चुनाव के लिए, तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक्सपेरिमेंट का टाइम था। तो लगता है कि चिराग पासवान को जैसे उन्होंने झारखंड में प्रूव किया, दिल्ली में भी उनको कुछ करना चाहिए था। देखिए, बीजेपी के साथ गठबंधन के साथियों को खुश करना एक बड़ी जिम्मेदारी थी और बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि नहीं, हमारे एनडीए के सहयोगी दल हैं तो इनको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और दिल्ली में खास करके बिहारियों का वोट बैंक, पूर्वांचल से आने वाले लोगों का वोट बैंक काफी अच्छा है, तो बीजेपी ने सोचा कि नहीं, हम चिराग पासवान को लेंगे तो दलित वोट बैंक भी हमारे साथ आ जाएगी, नीतीश कुमार को लेंगे तो जो बिहारियों का वोट बैंक है वो भी हमारे साथ आएगी, क्योंकि दिल्ली के लोगों को, पूर्वांचल से जुड़े हुए लोगों को यह लगेगा कि हमारे बिहार के दो नेता चिराग पासवान और नीतीश कुमार के पार्टी को भी यहाँ पर भागीदारी सुनिश्चित करने का काम बीजेपी ने किया है, इसलिए वो सभी वोट बैंक बीजेपी को ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर हुई है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं कि पूर्वांचलियों का वोट बीजेपी को नहीं मिला है, मतलब कि कहले बोरा भर भर कर बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के प्रत्याशियों को मिला है और वहां से पूर्वांचल से जुड़े हुए तमाम जो भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां सभी विधानसभा क्षेत्रों से लगभग बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई है। लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी के प्रत्याशी, चिराग पासवान के पार्टी के प्रत्याशी का मजबूत नहीं होना, ढीलासिली होना, वहां पर जो जमकर चुनाव प्रचार होना चाहिए था वो नहीं होना, ये सब हार का कारण बना। रहा बात चिराग पासवान का, आपने जिक्र किया कि एक्सपेरिमेंट करते रहती है उनको बीजेपी लेकर के। देखिए, चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते रहते हैं, है ना, उस खुद को ये बताते हुए नहीं थकते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय होगा वो मेरे लिए स्वीकार होगा, वो जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा हम करने का काम करेंगे। लेकिन देखिए, बिहार में पासवान वोट बैंक के काफी अच्छी खासी संख्या में है और चिराग पासवान का लोकप्रियता बिहार में काफी अच्छी है, वो लोकप्रियता दिल्ली में उनके लिए नहीं है और उनकी लोकप्रियता दिल्ली में भी काम नहीं आई है सीधी। देखिए, दलित वोट बैंक की आपने बात कही संजीव जी, तो जीतन राम मांझी तो बुरा ही मान गए थे जब उन्हें सीट मिली नहीं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है सहयोगी दल के द्वारा, अच्छा ही हुआ कि जीतन राम मांझी को सीट नहीं मिली दिल्ली में? बिल्कुल, इसमें कोई मतलब कि परहेज नहीं किया जा सकता है यह कहते हुए कि जीतन राम मांझी को बीजेपी ने सीट न देकर के कोई गलत कर दिया। बिल्कुल सही करने का काम किया, क्योंकि आप देखिए ना, चुनाव परिणाम आप देख लीजिए, 2 सहयोगी दल को खुश करने के चक्कर में 2 सीट तो बीजेपी ने गंवा बैठा ना। हालांकि भले ही पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में उन्होंने वापसी कर ली 27 वर्षों बाद, वो अलग चीजें हैं, लेकिन 2 सीट तो गंवा बैठे और वो भी सबसे अधिक मार्जिन से, 36,000 और 20,000 मार्जिन से, है ना। 20,000 जेडीयू प्रत्याशी की मार्जिन है हार की और चिराग पासवान पे पार्टी के प्रत्याशी की 36,680 की मार्जिन है। तो अब लग रहा है ऐसा कि बीजेपी भी सोच रही होगी कि हमने ठीक किया कि जीतन राम मांझी को नहीं दिया, क्योंकि चिराग पासवान के तुलना नीतीश कुमार के कंपेयर में अगर जीतन राम मांझी की छवि की बात कर ले तो उतना बड़ा चेहरा नहीं है। जीतन राम मांझी को दिल्ली के बहुत लोग नहीं जानते हैं, कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन जो लोकप्रियता होनी चाहिए, जो उनका वोट बैंक मुसहर समाज से आते हैं जीतन राम मांझी, वो वोट बैंक दिल्ली में नहीं है ना। लेकिन पासवान वोट बैंक है, कुर्मी जाति से आते नीतीश कुमार, उनका वोट बैंक है। तो सीधे तौर पर 2 नेताओं को तो खुश करने का काम बीजेपी ने किया, लेकिन जीतन राम मांझी को सीट नहीं दिया क्योंकि उनको लगता था कि इनको गठबंधन में साथ लेने से हमें कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, इसीलिए जीतन राम मांझी को बीजेपी ने इग्नोर करके चलने का काम किया था। यति, अगर बात करें हम केजरीवाल की, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से महागठबंधन में एक बिखराव दिखा था जी, ममता बनर्जी से लेकर के अखिलेश यादव का सपोर्ट केजरीवाल की तरफ गया, लेकिन कांग्रेस ने अपनी एक अलग ही रणनीति अपनाई और अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया। क्या गठबंधन होता तो शायद आज
जीत इधर इस खेमे में आती है, ऐसा जी लगता है हाँ, आपको? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है कहते हुए कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ केजरीवाल मिलकर चुनाव लड़े होते तो आज सत्ता में केजरीवाल की पार्टी काबिज होती और गठबंधन के साथ केजरीवाल के मुख्यमंत्री जो भी मुख्यमंत्री उनके तरफ से पार्टी की तरफ से बनाए जाते, चाहे वो अतिशी हो या फिर केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते, तो उसमें कोई मतलब कि परहेज वाली बातें नहीं रहती कि वो सत्ता से बेदखल हुए रहते हैं ना। लेकिन केजरीवाल का हम कह ले आम भाषा में जो लोग आजकल कह रहे हैं कि उनके अंदर काफी घमंड था, यहां तक कि उनके गुरु जो अन्ना हजारे थे उन्होंने भी कह दिया कि एक राजनेता के अंदर इतनी घमंड नहीं होनी चाहिए थी, है ना। तो सीधे तौर पर केजरीवाल ने अपना घमंड दिखाने का काम किया और कांग्रेस पार्टी को वहां पर इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर के चुनाव लड़े होते केजरीवाल तो आज चुनाव परिणाम जो दिख रहा है सबके सामने वो शायद नहीं होता, क्योंकि देखिए ना, आप 2% के मार्जिन से ही सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सत्ता में आई है और 2% के वोट बैंक के कम मार्जिन के हिसाब से केजरीवाल सत्ता से बाहर हो गए हैं। भले ही 48 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है, लेकिन जो वोट प्रतिशत है वो सिर्फ 2% का ही अंतर है। तो 43% जो वोट बैंक के केजरीवाल के पार्टी को, आम आदमी पार्टी को मिली है 43.57%, और बीजेपी पार्टी को जो 45.56% जो वोट बैंक प्राप्त हुए हैं, सिर्फ 2% का ही अंतर दिख रहा है आपको। और अगर कांग्रेस पार्टी की हम बात कर ले तो 6.40% कांग्रेस पार्टी को वहां पर वोट प्राप्त हुआ है। तो दोनों पार्टी की अगर हम कुल संख्या जोड़ दें, कांग्रेस पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की, तो लगभग 50% वोट बैंक हो रहा है और कहां 45% पर सिमट गई है बीजेपी। तो 5% का, 4.5 से 5% का कहीं ना कहीं काफी एक बड़ा मार्जिन हो जाता। तो सीधे तौर पर केजरीवाल के जो तमाम विधायक थे या फिर कांग्रेस के जो तमाम विधायक थे, वो एक दूसरे का, कांग्रेस के समर्थक का, आम आदमी पार्टी के समर्थकों का वोट बैंक जो था, इन दोनों पार्टी के नेताओं को, दोनों पार्टी के प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता और चुनाव परिणाम में काफी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता। केजरीवाल ने एक बड़ी भूल की, एक बड़ी गलती की, जिसका पछतावा शायद अब मीडिया में आकर, पब्लिक में आकर के वो नहीं कर सकते हैं। हालांकि अंदर ही अंदर उन्हें जो कांग्रेस ने जख्म देने का काम किया है, उस जख्म को केजरीवाल हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वजह से केजरीवाल लगभग 15 से 20 सीटों पर उनके पार्टी के प्रत्याशियों की हार हुई है। आप वोट मार्जिन उठा करके देखिए ना, किसी सीट पर 5 से 6 हजार, किसी सीट पर 2 से 3 हजार, किसी सीट पर 8 से 10 हजार वोटों के अंतर से केजरीवाल के प्रत्याशी हारे हुए हैं। वहां पर जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं सीधे तौर पर 12,000, 13,000, यानी कि 1.5 वोट बैंक लाने का काम कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी करने का काम किए थे। अगर दोनों वोट बैंक अगर जुड़ गया रहता तो केजरीवाल के जो भी प्रत्याशी थे, उनकी जीत सीधे तौर पर आज हुई रहती। संजीव जी, अगर हम फिर से बात करें एनडीए सरकार की, तो लोकसभा चुनाव हमारे सामने था और बीजेपी का मनोबल काफी डगमगाया था, क्योंकि एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा रहा लेकिन बीजेपी तो उतनी अच्छी कर नहीं पाई। फिर आया हमारा जम्मू कश्मीर का चुनाव, वहां पे भी हार मिली, झारखंड में भी हार मिली, लेकिन महाराष्ट्र में खेल बदला और बीजेपी मेजोरिटी लेके चल रही है। दिल्ली में खेल बदला, यहाँ तो पूरी मेजोरिटी लेके चल रही है। क्या बिहार में भी अब बड़े भाई की भूमिका रहेगी और सोच रही है बीजेपी कि अब तो मेजोरिटी हाथ में ही है, तो बिहार में भी चले चलते देखिए, सीधे तौर पर बिल्कुल जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता, जो भी बीजेपी के नेता हैं, उनके अंदर एक उत्साह, एक नई ऊर्जा का संचार जरूर हुआ है, क्योंकि दिल्ली ऐसा राज्य जहां पे 27 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता संघर्ष कर रहे थे कि हमारी सत्ता वापसी कैसे हुई, मतलब कि कैसे हो, है ना, और इस पर लगातार काम कर रहे थे और सत्ता वापसी हुई भी है। इसलिए सबके अंदर एक उत्साह है और बीजेपी ने यह दिखा दिया है तमाम सहयोगी दलों को कि बीजेपी के लिए लोगों का जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो लगातार बना हुआ है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो जरूर बिहार में भी प्रेशर पॉलिटिक्स करने का काम करेंगे और ये साबित करेंगे, दिखाएंगे कि बड़े भाई की भूमिका में हमें ही रहना होगा और बड़े भाई की भूमिका में हम ही रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ऐसा बिहार में होने नहीं देंगे, या तो जो सीट बंटवारे की जो बात आएगी उस समय बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स ला के खेल ले, लेकिन नीतीश कुमार कहेंगे या तो बराबरी या फिर बड़े भाई की भूमिका में हम हमेशा से रहे हैं बिहार में, तो हम ही रहेंगे। हालांकि बीजेपी के नेता इस बात पर, इस बार के जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं 2025 के सितंबर अक्टूबर अंतिम में, उस समय बीजेपी के नेता यह बिल्कुल भी स्वीकार करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे कि बड़े भाई की भूमिका में नीतीश बाबू आप रहिए, क्योंकि हमारी पार्टी पहले से काफी मजबूत हो गई है और जो लोकप्रियता है हमारी पार्टी की, जो हमारे पार्टी से लोगों का जो जुड़ाव है वो काफी बढ़ गया है। हालांकि उस समय का वक्त बताएगा कि नीतीश कुमार झुकते हैं या फिर बराबर पर फैसला हो पाता है। संजीव जी, एक और मुद्दा रहेगा इस पर कि बीजेपी जो है सीएम को लेकर के एक्सपेरिमेंट हम देख पाए कि हमारे झारखंड में भी मिला, दिल्ली में भी अभी तक कुछ तय नहीं है। बिहार में लगता है कि अगर
बड़े भाई की भूमिका रहेगी तो छोटे भाई से सीएम फेस का चेहरा यानी नीतीश कुमार को साइड करके कुछ नए चेहरे को लाना चाहेगी बीजेपी अपनी तरफ से? यह नीतीश कुमार जब तक मतलब कि गठबंधन में रहेंगे तब तक यह संभव नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि 2025 का जो इस साल का जो चुनाव बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वह सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होंगे और नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार के अलावे कोई भी यहाँ पर रिक्तियां नहीं है सीएम पद की। लगातार नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान आ रहा है, आप बयान उठा करके देख लीजिए ना। जब से तेजस्वी यादव का साथ छोड़ करके पिछले साल से नीतीश कुमार इधर गठबंधन एनडीए गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तब से नेता प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई एक बड़ा चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार के चेहरा को टक्कर दे सके और नीतीश कुमार यह चीज कभी भी कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि गठबंधन में रहते हुए हम साइड हो जाएं और कोई और मुख्यमंत्री बन जाए। हालांकि बीजेपी इस पर जरूर मंथन कर रही होगी, क्योंकि बीजेपी के पास फिलहाल तो 79 के आसपास विधायकों की संख्या है, आप देख लीजिए तो लगभग 78-79 के आसपास है ना। तो अब जेडीयू के पास 43 है, 43 विधायक होते हुए भी लेकर के भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इस चीज को लेकर लगातार बीजेपी के नेता मंथन कर रहे होंगे और मन ही मन एक बड़े प्रत्याशी की तलाश भी कर, एक बड़े चेहरा की तलाश भी कर रहे हैं, है ना बीजेपी की। हो सकता है नीतीश कुमार कहीं मान जाए, नीतीश कुमार को मना लिया जाए, सीट अधिक देकर के, है ना, बड़े भाई उन्हीं को बना करके, लेकिन सीएम फेस बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्ट कर दिया जाए। हालांकि नीतीश कुमार इस चीज को स्वीकार कतई भी नहीं करेंगे। चलिए, बिहार में देखा जाए तो विपक्ष भी है जो जैसे हमारे राजद हो गए और तमाम कांग्रेस के भी जो विपक्ष जो आके चुनाव में अब लड़ेंगे। दिल्ली के बाद सबको एक सबक मिली है, लगता है कि जो बाकी विपक्ष बचे बिहार में उनको एक झटका लगेगा, क्योंकि दिल्ली में तो बीजेपी का मनोबल हाई है। और इसके बाद तेजस्वी यादव का एक और ट्वीट आता है कि बिहार है, ये समझना होगा। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के लिए झटका तो जरूर है। तेजस्वी यादव ही नहीं, बिहार में जितने भी विपक्षी दल हैं उन तमाम नेताओं के लिए यह एक झटका जरूर है कि जो लहर है वो मोदी लहर जारी है और बिहार में भी बीजेपी का जलवा दिखेगा, एनडीए गठबंधन का जलवा दिखेगा। तेजस्वी यादव ने, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने कहा कि ये बिहार है ना, तो उनका सीधे तौर पर इशारा था कि यहाँ पर जाति के हिसाब से वोट पड़ती है। उन्होंने सीधे तौर पर अपने MY समीकरण को यह जरूर याद दिलाने का काम किया है कि आपको बहकावे में नहीं आना है ना। आपकी जो वोट बैंक है वो राजद पार्टी के साथ जुड़ी हुई है और आपको राजद पार्टी को ही वोट करना है। तेजस्वी यादव लगातार इस चीज को भुनाते रहे हैं कि MY जो समीकरण है वो हमारे साथ है ही। भले ही मतलब कि सभी लोगों, सभी वर्गों की बात हमेशा से करते हैं कि A to Z की पार्टी है, लेकिन उनका जो राजद पार्टी की जो बेस आधार वोट बैंक है वह मुस्लिम और यादव ही है। लालू प्रसाद यादव जब से सत्ता संभाले थे, लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो या फिर तेजस्वी यादव भी दोनों बार डिप्टी CM बने, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही मजबूती के साथ बिहार में उनकी पार्टी स्थिरता में दिखी और काफी उनके विधायकों की संख्या भी लगातार बढ़ोतरी हुई। 2015 की बात कर ले या फिर 2020 में बात कर ले, है ना। तो तेजस्वी यादव ने यह साफ संदेश दे दिया है बीजेपी वालों की कि यह बिहार है, यहां पर आपकी चलने वाली नहीं है। और तेजस्वी यादव ने साथ ही साथ यह भी संदेश दे दिया है अपने तमाम पार्टी के नेताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम समर्थकों को कि आपको एकजुट रहने की आवश्यकता है और जो मैं बोल रहा हूं उस पर आपको कायम रहने की भी आवश्यकता है सीधी। चलिए, तो दिल्ली का गेम चेंजर तो बन गई है भारतीय जनता पार्टी। अब देखना होगा कि बिहार में कौन सा खेल खेल पाते हैं, या फिर वो तेजस्वी यादव हो महागठबंधन में रहकर, या फिर एनडीए गठबंधन अपनी कौन सी नई रणनीति के साथ बिहार में उतरती है। क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव अब अगले नंबर पर है, दिल्ली तो हो गया, बिहार में क्या होगी ये देखने वाली बात हो जाएगी। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।